अस्सलाम वालेकुम क्लास आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कर्सर्स। तो हम बेसिकली इसमें देख होंगे कि व्हाट कर्सर्स आर। हमारे पास डिफरेंट टाइप के कर्सर्स हम देखेंगे कि किस तरह से कर्सर्स को हम डिक्लेयर करते हैं या कर्सर्स को हम अपनी क्वेरी में कैसे यूज़ करते हैं। तो क्लास अगर हम बात करते हैं कर्सर्स की, तो बेसिकली जो कर्सर है ना, डे वन से हम अपने ओरेकल में यूज़ करते आ रहे हैं। तो जैसे कि अगर मैं आपसे कहती हूँ कि एक आपने क्यूरी लिखी है जिसमें आपने सिलेक्शन करवाई है एम्प्लॉय के टेबल से और उसका तमाम डेटा फेच करवा कर लेकर आए हैं आप। मींस आपने लिखा है सिलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम ईएमपी। ठीक है, तो आपने क्या किया है, सबसे पहले तो फर्स्ट एग्जीक्यूट क्या होगा, एम्प्लॉय के टेबल फ्रॉम ईएमपी में जाएगा। किस टेबल से उसको डेटा एक्सट्रैक्ट करके लेके जाना है। आपको पता है कि सबसे पहले फ्रॉम का कीवर्ड एग्जीक्यूट होता है और फ्रॉम के कीवर्ड्स के थ्रू वो जाएगा पहले एम्प्लॉय के टेबल में और फिर उसके बाद वो सिलेक्शन वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये सब काम कर रहा कौन होगा, ये कर्सर उठा रहा होता है बेसिकली रिकॉर्ड्स। सबसे पहले कर्सर आपको फ्रॉम के एम्प्लॉय फ्रॉम ईएमपी, यानी कि फ्रॉम ईएमपी जब आप लिखेंगे तो सबसे पहले कर्सर आपको एम्प्लॉय के टेबल में लेके जाएगा, फिर उसके बाद जाके वो सिलेक्शन की क्यूरी रीड करेगा, सिलेक्शन की स्टेटमेंट देखेगा कि आपने क्या क्या सिलेक्शन करवाई है और वो वन बाय वन कर्सर रो बाय रो ट्रिवर्स कर रहा होगा और आपको रिकॉर्ड फेच करके आपके स्क्रीन पे फ्लश कर रहा होगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग लेकिन इसकी स्पीड इतनी फास्ट होती है, हम लोग ये समझते हैं कि सिलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम ईएमपी जब हमने लिखा तो हमारे पास बल्क में डेटा उठकर आ गया, लेकिन वो बल्क में डेटा उठकर नहीं आता है। कर्सर ट्रेवर्स कर रहा होता है रिकॉर्ड को और हमारी स्क्रीन पे हमें शो कर रहा होता है, आउटपुट फेच करके लेकर आ रहा होता है। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्प्ले हो रहा होता है, ये बल्क में डेटा नहीं उठ कर आ रहा होता है, ये वन बाय वन डिस्प्ले हो रहा होता है। लेकिन इसकी स्पीड इतनी फास्ट होती है कि हमें लगता है ये नैनो सेकेंड्स में काम कर रहा होता है, तो हमें ऐसे लगता है कि डेटा बल्क में उठ कर आ रहा है, वन बाय वन नहीं आ रहा, लेकिन ये वन बाय वन डेटा आ रहा होता है। ठीक है, तो ये कर्सर बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ना कर्सर का, ये कर्सर्स ये होते हैं। उसके बाद हम अगर बात करते हैं, अगर हम कर्सर्स को फर्दर डिस्क्राइब करें, तो अगर हम देखते हैं प्रोग्रामिंग में जब हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटा का नाम आता है, तो हमारे माइंड में फ़ौरन से कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए हमारे माइंड में फ़ौरन नाम आता है एरेज़ का। तो अगर हम प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को देखें, आप लोगों के पास जब भी कलेक्शन ऑफ डेटा का नाम आता होगा तो आपके माइंड में फ़ौरन से बात आ जाती होगी कि ये काम एरे से करेंगे, स्टोरिंग एरे के अंदर करवा देंगे। तो इसी तरह से अगर हम डेटाबेस को देखें ना, तो वही चीज़ डेटाबेस में कर्सर है। कर्सर हैज़ एबिलिटी टू फेच और स्टोर मल्टीपल रिकॉर्ड्स। ठीक है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स हो गए, रोज़ हो गए, टपल्स हो गए। तो कर्सर अपने अंदर जो है ना टेंडेंसी रखता है कि वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है मल्टीपल रिकॉर्ड्स को, टपल्स को, रोज़ को। ठीक है, जब भी पीएल-एसक्यूएल में मल्टीपल रिकॉर्ड्स क्रिएट करवाने होंगे तो कर्सर की ज़रूरत होगी हमें। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक्सप्लिसिट कर्सर्स। एक्सप्लिसिट कर्सर्स क्या होता है? एक्सप्लिसिट कर्सर जो है ना, क्यूरी कर्सर के अंदर अपना रिजल्ट सेट सेव कर देती है। मतलब जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ रिजल्ट सेट, यहाँ यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको रिजल्ट सेट क्या होता है। रिजल्ट सेट वो रोज होती हैं या वो कॉलम्स होते हैं जो आपने एक सिलेक्शन स्टेटमेंट में डिस्प्ले करवाए होते हैं। ठीक है, उसे हम रिजल्ट सेट कह रहे होते हैं। तो जब भी हम कोई भी क्यूरी रन करते हैं ना, तो क्यूरी क्या करती है, कर्सर के अंदर अपना रिजल्ट सेट सेव कर देती है। अब हम यहाँ पर अगर एक्सप्लिसिट कर्सर की बात कर रहे हैं, तो एक्सप्लिसिट कर्सर्स टू इंडिविजुअली प्रोसेस ईच रो रिटर्न बाय अ मल्टीपल रो सिलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, द सेट ऑफ रोज रिटर्न बाय अ मल्टीपल रो क्यूरी इज कॉल्ड द एक्टिव सेट। ठीक, एक्टिव सेट या रिजल्ट सेट। The size of the active set is the number of rows that meets your search criteria. ठीक है, ये सब आपको समझ में आ रही होगी बात अब जो मैंने आपके साथ डिस्कस की उसके अकॉर्डिंगली। अ PL/SQL program opens a cursor processes rows returned by a query and then closes the cursor.
सही। तो PLSQL प्रोग्राम क्या करते हैं, ओपन करते हैं कर्सर को, प्रोसेस करते हैं तमाम रोज को, रिटर्न करते हैं क्यूरी को और क्लोज कर देते हैं कर्सर को। द कर्सर मार्क्स द करंट पोजीशन इन अ एक्टिव सेट। अच्छा, अब ये देखते हैं हम, ये जो कंट्रोलिंग एक्सप्लिसिट कर्सर आ रहा है ना, इसको हम जरा देखते हैं इस डायग्राम को। जितना इसको जिस जिस तरह से डिटेल्ड में आप जब समझ जाएंगे ना इस डायग्राम को, तो इसका क्या मतलब है कि आपको सॉरी, आपको समझ में आ गया तमाम कर्सर्स आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं डिक्लेयर। ठीक है, डिक्लेयर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट करा रहे हैं, क्रिएट करा रहे हैं, यानी कि अब यहाँ पर जो है ना, हम जब हम डिक्लेयर करवा रहे होते हैं ना, तो हम क्रिएट करा रहे होते हैं, और हम यहाँ पे कर्सर्स को कर्सर्स में ना अपना रिजल्ट सेट जो है ना, क्यूरी, ये तो आपको मैंने बताया कि क्यूरी अपना रिजल्ट सेट कर्सर्स में सेव करती है। तो जैसे ही हम क्रिएट करवाते हैं सबसे पहले कर्सर को डिक्लेयर के अंदर, फिर हम उसके बाद उसे ओपन कर रहे होते हैं। ओपन करते हैं हम कर्सर को, पहले सबसे पहले हम कर्सर क्रिएट करा के उसका नेम वेम डिक्लेयर करा के फिर उसके बाद हम ओपन करते हैं कर्सर को। उसके बाद फिर हम क्या कर रहे होते हैं क्लास, उसके बाद हमारे पास आ जाता है फेच। फेच क्या करता है, फेच जाके रिकॉर्ड्स को देखता है। फेच जो है वो कर्सर्स, फेच द रिकॉर्ड फ्रॉम कर्सर्स। ठीक है, हम यूज कर सकते हैं, लूप्स भी यूज कर सकते हैं फेच के लिए, डेटा को फेच करने के लिए। तो जब हम फेच करेंगे ना, फेच जब भी करते हैं तो लूप से करते हैं, क्योंकि हर हर लाइन पर जाकर फेच कर रहे होते हैं। तो जब फेच हो जाएगा तो हम लूप को एग्जिट कर देते हैं। ये हमारा फेच का काम कर रहा होता है। फेच क्या करेंगे, हम जाके अपने उसको रो बाय रो अपना डेटा फेच करेंगे बाय मीन्स ऑफ लूप, और उसके बाद फिर हमारा जो लूप है वो एग्जिट हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है क्लास, उसके बाद हमें हमारे पास क्या आ जाता है, एम्प्टी। एम्प्टी चेक करता है, एम्प्टी चेक करता है कि देखो हमारे पास वो डेटा फेच होकर आया है या नहीं। अगर नहीं आया तो लूप हमारा वापस एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, और फिर हमारे पास आखिर में क्या आ जाता है, क्लोज। मीन्स अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉयज़ की, एम्प्लॉय के टेबल की, ईएमपी के टेबल के अंदर अगर हमने एम्प्लॉयज़ का डेटा फेच करवाया है, तो एम्प्टी के अंदर ये चेक होगा कि वो एम्प्लॉयज़ का डेटा, जिनका डेटा फेच करवाया था, वो एम्प्लॉयज़ है या नहीं है। अगर नहीं है तो लूप एग्जिट होकर वापस हमारे पास कर्सर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात होती है हमारी डायग्राम की। अब हम थोड़ा सा इसे देखते हैं कि क्या हमारे पास क्यूरी में आ रहा है। सबसे पहले आपको पता है कि 3 आपके पास बेसिक जो ब्लॉक्स हैं वो क्या है, डिक्लेयर, बिगिन और एंड। ये तो PLSQL प्रोग्रामिंग के मस्ट ब्लॉक्स हैं, तो ये इनका तो आपको आइडिया ऑलरेडी है। लास्ट लैब में हमने ये सब चीज़ें देखी थी, डिक्लेयर क्या होता है, बिगिन क्या होता है और एंड क्या होता है, ये सब देखा था। अगर आपने नहीं देखा, नहीं समझ में आया, तो आपको लास्ट लेक्चर जाके दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, आप दोबारा से लास्ट लेक्चर देखें। अब हम देखेंगे डिक्लेयर। डिक्लेयर के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, डिक्लेयर के अंदर हम अपनी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करा रहे होते हैं। जब भी हमें क्लास मल्टीपल रोज चाहिए होंगी ना, तो हम कर्सर्स यूज करेंगे। कर्सर हमें हमेशा डिक्लेयर के ब्लॉक पे डिफाइन होगा, चाहे वो कितने कर्सर्स हो, एनी नंबर ऑफ कर्सर्स, जितने भी, चाहे 1 हो, 2 हो या 3 हो। फिर हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूशंस करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो कर्सर पहले लिखा है वो कर्सर सबसे पहले एग्जीक्यूट हो। ठीक है, हम लोग अगर हमने एक कर्सर डिक्लेयर करवाया है, लेट्स सपोज कर्सर 1, और वो हमने
कर्सर 1 हमने एग्जीक्यूट कराया, उसके बाद फिर हमने कर्सर 2 डिक्लेयर किया, कर्सर 3 डिक्लेयर किया। तो ज़रूरी नहीं है कि कर्सर 1 को पहले एग्जीक्यूट कराएँ और फिर कर्सर 2 को कराएँ। देखिए, हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कर्सर्स को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। हम देखेंगे अगर हमें कर्सर 1 की रिक्वायरमेंट पहले है, तो हम पहले कर्सर 1 रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कराएँगे। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे कि हम कर्सर जिस कर्सर की हमें फर्स्ट रिक्वायरमेंट होगी, हम पहले उसे एग्जीक्यूट करवाएँगे, उसके बाद फिर हम आगे दूसरे कर्सर्स को एग्जीक्यूट करवाएँगे। इट डज़न्ट मीन कि जो कर्सर पहले हमने डिक्लेयर किया है, हम उसे ही एग्जीक्यूट करा रहे हो, ऐसा नहीं है। अच्छा, अब हमने देखिए यहाँ पर क्या-क्या डिक्लेयर करवाया कर्सर, कि कर्सर का कीवर्ड है और एम्प्लॉयी इज़, ठीक है? अब क्या हो गया, एम्प्लॉयी के नाम का एक कर्सर हमने बना दिया जिसका नाम है एम्प्लॉयी। अब ये इज़ का कीवर्ड है, सिलेक्ट एम्प्लॉयी नंबर, एम्प्लॉयी नेम फ्रॉम एमपी वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू 10। अब ये सिलेक्शंस करवा दी हमने कर्सर के अंदर, ठीक है? अब हमने क्या कहा, हमने कहा वी एम्प्लॉयी नंबर, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कराया। आपको याद होगा कि हम वेरिएबल इस तरह से डिक्लेयर करवा रहे थे, डिक्लेयर के ब्लॉक के अंदर लास्ट लैब अगर आपने देखी है लास्ट लैब की वीडियो, तो उसमें आपको याद होगा कि हमने डिक्लेरेशन वेरिएबल किस तरह से कराई थी। अब हमने एम्प्लॉय नंबर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कराया जिसका नाम हमने रखा वी अंडरस्कोर ईएमपी नंबर, और एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया है जिसका नाम हमने रखा है वी अंडरस्कोर ई नेम, ठीक है? ये 2 वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर करा दिए और उसके बाद हमने क्या किया है, बिगिन के ब्लॉक में हम ओपन कर रहे हैं कर्सर को, जो कि हमारा एम्प्लॉय के नाम से बना हुआ था। कर्सर हमारा किस नेम से डिक्लेयर हुआ था, एम्प्लॉय के नेम से। हमने उसे ओपन किया और फिर हमने लूप के थ्रू फैचिंग करवाई है। अगर हम डायग्राम को भी देखें तो डायग्राम में भी देखें, सबसे पहले क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, फिर ओपन हो रहा है, फिर फैच हो रहा है ना। तो आपने क्या किया, यहाँ पे कर्सर क्रिएट किया, फिर यहाँ पर आपने कर्सर को ओपन किया, थोड़ा सा आपको जूम कर, अब यहाँ पे आपने क्या किया, कर्सर क्रिएट किया, फिर यहाँ पर आपने कर्सर ओपन किया और अब आप क्या कर रहे हैं, फैच कर रहे हैं। अब फैच किस तरह से किया, मैंने आपको क्या कहा था, फैच हमेशा कहाँ होगा, लूप के अंदर होगा। अब आपने कहा फेच एम्प्लॉय, यानी कि ये आपका कर्सर है इनटू वी एम्प्लॉय नंबर, वी एम्प्लॉय नेम, ठीक है? एग्जिट व्हेन एम्प्लॉय नॉट फाउंड। अब ये आपने क्या दे दी, कंडीशन दे दी, ये एम्प्टी वाला जो काम है। अच्छा, अब आपने क्या कहा है कि फेच करो एम्प्लॉय कर्सर के अंदर जाकर क्या, वी एम्प्लॉय नंबर और वी ई नेम, सही, और फिर एग्जिट कर दो। कब एग्जिट कर दो, जब एम्प्लॉय नॉट फाउंड हो। अच्छा, ये परसेंटेज नॉट फाउंड ये क्वालिफायर है, मींस ये एट्रीब्यूट है। इस तरह के और भी बहुत से एट्रीब्यूट्स होते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप ये देखें, मैं आपसे शेयर करती हूँ अपनी स्क्रीन और उसमें मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं। अगर आप यहाँ पर जाके लिखेंगे एट्रीब्यूट कर्सर्स, कर्सर्स एट्रीब्यूट्स लिखेंगे, आई गेस, हाँ, कर्सर्स एट्रीब्यूट, तो आपके पास डॉक खुल जाएगा ना। ये देखिए, आपको ना दो मैं आपको बताती हूँ वेबसाइट्स जिससे आप ओरेकल की बहुत अच्छी अच्छी सी एग्जांपल्स और बहुत ज़बरदस्त किस्म से आपको जो भी PLSQL या ओरेकल से रिलेटेड कोई भी हेल्प होगी ना, वो आप इससे ले सकते हैं। एक तो आपके पास आ जाती है docs.oracle.com ना। यहाँ पर आप कुछ भी फाइंड आउट करेंगे ना अपने कोर्स से रिलेटेड, यहाँ पर आपको बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल्स भी मिलेंगी, बहुत अच्छी डिटेल भी मिलेंगी और बहुत ज़बरदस्त आपको। और एक है ये टेक ऑन द नेट, सही है? ये 2 वेबसाइट्स हैं। टेक ऑन द नेट भी बहुत बेस्ट वेबसाइट है और ये docs.oracle.com ये भी बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है। यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छी-अच्छी एग्जांपल्स मिलती हैं। अब जैसे कि हमने कहा है एट्रीब्यूट्स देखने के लिए, तो ये देखिए, परसेंटेज फाउंड का एक एट्रीब्यूट होता है, परसेंटेज इज़ ओपन का एक एट्रीब्यूट होता है, परसेंटेज नॉट फाउंड का एक एट्रीब्यूट होता है, परसेंटेज रो काउंट का एट्रीब्यूट होता है। दीज ऑल आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ कर्सर, ठीक है? आप यहाँ से उनकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं, यहाँ से आप उसको
चेक कर सकते हैं कि कौन से एट्रीब्यूट को कैसे यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि आपको अपने लैब टास्क में फर्दर यूज़ भी करना है इनको। और आप यहाँ पर देखिए यूजिंग एसक्यूएल परसेंटेज फाउंड, ये आपको एग्जांपल्स भी दिखा रहे हैं। अगर आपने यहाँ से एग्जांपल्स देखनी है तो आप एग्जांपल्स भी देख सकते हैं किसी भी एट्रीब्यूट की आराम से। ठीक है, तो ये आपको बहुत ज़बरदस्त आपको दिखा देगा एक एग्जांपल्स के थ्रू इलस्ट्रेशन कर देगा। ये देखें आपने क्या, यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि फाउंड इज ओपन, नॉट फाउंड, रो काउंट, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं कर्सर्स के। ठीक है, कर्सर के ये एट्रीब्यूट्स है। नाउ मूविंग बैक टू द डॉक्यूमेंट, हम देखते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, हमने अब वापस dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट लाइन, अगर आपको याद होगा तो ये dbms अंडरस्कोर आउटपुट का पैकेज हम यूज़ कर रहे थे और किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए पुट अंडरस्कोर लाइन का फंक्शन कॉल कर रहे थे और उसमें हम अपना स्ट्रिंग जो है वो पास करवा रहे थे। तो अब हमने इसमें क्या पास करवा दिया, वी एम्प्लॉय नंबर एंड वी ई नेम। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमारे पास अब डिस्प्ले हो जाएंगी। हमने लूप एंड किया क्योंकि हमने यहाँ पर लूप ओपन किया था, हमने पहले लूप को एंड किया, फिर हमने कर्सर को क्लोज कर दिया। अगर आप यहाँ पर पिक्चर देखें तो आपको वापस पिक्चर में वही यही होगा, एग्जिट करेंगे लूप को, फिर उसके बाद हम कर्सर को क्लोज करेंगे। ठीक है, हमने लूप को एंड किया और फिर हमने कर्सर को क्लोज करके फिर हमने ये बिगिन के लिए एंड लगा दिया। यहाँ तक आई होप आप लोगों को ये कोड कर्सर का क्लियर होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, बल्कि हमारे पास अब आ गई है एक्सरसाइजेस। तो अब हम एक्सरसाइज देखते हैं और एक्सरसाइजेस को वन बाय वन देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास है राइट अ PL/SQL प्रोग्राम यूजिंग कर्सर व्हिच डिस्प्लेज ऑल एम्प्लॉइज नेम, एम्प्लॉइज salaries and their managers name and managers salaries from employee table। ठीक है, EMP टेबल। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है, डिक्लेयर कराना है। अगर मैं आपको इस क्यूरी का आउटपुट और इस टास्क की क्यूरी अगर मैं आपको शो करूं तो आप ये देखें, ये एक सॉल्यूशन है जो मैंने आपके लिए टास्क 1 का करके रखा हुआ है। आई होप अब आप लोगों को क्लियरली थोड़ा विजिबल होगा सही से, ताकि आपको सारा ओरेकल में, असल में PL/SQL प्रोग्रामिंग में थोड़े से ये प्रॉब्लम होती है कि अगर आपने कुछ भी लिखा, और मेरी भी इतने हैंड्स ऑन नहीं है इसमें, मैं भी एरर्स आ जाते हैं तो उनको सॉल्व करने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट्स लेके रखे हुए थे। आपको याद होगा लास्ट लैब में भी हमने स्क्रीनशॉट्स रखे थे और अभी भी हम अपना स्क्रीनशॉट से ही काम चला रहे हैं। मैं आपको सॉल्व करके ओरेकल में जैसे रो बाय रो दिखाती हूँ वैसे नहीं दिखा रही। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या किया, डिक्लेयर किया कर्सर EMP। ठीक है, इस सेलेक्ट क्या करवाया, E.E नेम एम्प्लॉई नेम, M.E नेम मैनेजर नेम, M.Salary मैनेजर सैलरी, E.Salary from EMP M where E.Manager equals to M.Employee number। ठीक है, E.MGR equals to M.Employee number। तो आपने ये सिलेक्शन करवाई कर्सर क्रिएट करने के बाद, फिर आपने क्या कहा, रो टाइप। अच्छा, क्लास एक हमारे पास होता है रो टाइप। एम्प्लॉय आपने ये डिक्लेयर करवाया ए को। यहाँ पर अभी तक आप क्या करते आ रहे थे, डिक्लेयर करवाते आ रहे थे किसी भी कॉलम के टाइप का आप वेरिएबल डिक्लेयर करा रहे थे। रुकिए मैं आपको अगर डॉक्यूमेंट दिखाऊं तो आपको याद होगा, डॉक्यूमेंट में आपने देखा था के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ डॉक्यूमेंट की। ये देखें, अगर आपको याद हो तो आपने डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पर देखें, ये आपने वेरिएबल डिक्लेयर कराया था, किस टाइप का डिक्लेयर कराया था, आपने वेरिएबल का नाम रखा था V_employee नंबर और एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नंबर टाइप का। ठीक है, यानी एम्प्लॉय की टेबल में जो एम्प्लॉय नंबर का कॉलम है उस टाइप का वेरिएबल आपने डिक्लेयर कराया। लेकिन अभी आपने यहाँ पर क्या करवाया, यहाँ पर आपने क्या करवा दिया, यहाँ पर आपने ए वेरिएबल का नाम रखा है और एम्प्लॉय
परसेंटेज रो टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करा है। अब ये रो टाइप का वेरिएबल जो है ना, ये क्या कर रहा है, ये तमाम जो आपकी पूरी रो है ना, उस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। यानी कि इसके अंदर एम्प्लॉय नेम भी आ सकता है, एम्प्लॉय नंबर भी आ सकता है, सैलरी भी आ सकती है, सब आ सकता है। ठीक है, रो जितना उस कॉलम में, जितने भी उस रो के अंदर कॉलम्स यूज हो रहे हैं, उन सब टाइप का रो टाइप का आपने वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर बेसिकली करवा दिया। अब हम देखते हैं, फिर उसके बाद आपने बिगिन किया, फिर उसके बाद आपने ओपन किया, और फिर लूप के थ्रू आपने फेच किया किसमें, इनटू ए के अंदर, फिर एग्जिट कर दिया व्हेन एम्प्लॉय नॉट फाउंड। ठीक है, ये सारा वही काम हो रहा है जो पिक्चर और एग्जांपल में आपने डिस्कस किया था। डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट लाइन, फिर आपने वही पैकेज यूज करते वक्त प्रिंट करवा दिया। अच्छा, ये हमारे पास प्रोसीजर होता है स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं बेसिकली आप, एक स्ट्रिंग के साथ दूसरे स्ट्रिंग साथ ही अलग अलग तरीके से आपको ना लिखना पड़े, तो आपने इस तरह से यहाँ पर प्रिंट करा दिया। ठीक है, ए डॉट एम्प्लॉई नेम, ए डॉट मैनेजर नंबर, ए डॉट एम जी आर सैलरी और ए डॉट एम्प्लॉय सैलरी। फिर आपने एंड लूप किया और क्लोज किया एम्प्लॉई, यानी कि कर्सर क्लोज किया, और फिर आपने एंड कर दिया। तो इस क्यूरी ने आपको जो रिजल्ट शो किया है वो ये शो किया। आपको सर्वर ऑन करना लास्ट टाइम मैंने दिखाया था, सर्वर कैसे ऑन किया जाता है, इसके लिए भी आपको सर्वर ऑन करना पड़ेगा। आप लास्ट वीडियो में जाके देखें, लास्ट लेक्चर की वीडियो में, उसमें आपको सर्वर ऑन करना बताया जाएगा। तो कोई भी आउटपुट अगर आपको चाहिए होगा, उसके लिए आपको पहले सर्वर ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी स्क्रीन पे ये आउटपुट आ जाएगा। आपने देखा यहाँ पर ये आपके पास सब कुछ फेच होकर आ गया है। इसी तरह अगर हम टास्क 2 में देखें, टास्क 2 के अंदर हमसे क्या मांगा गया है, पहले हम टास्क 2 देख लेते हैं क्या। टास्क 1 तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, अदरवाइज क्वेश्चन आंसर सेशन में मुझसे डिस्कस करें। राइट अ PL/SQL प्रोग्राम using cursor which displays all employees names, their salaries and their jobs from EMP table having salary greater than 4,000 and are not clerks। ठीक है, जिनकी सैलरी ग्रेटर हो 4,000 से और क्लर्क्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, इसके लिए हमने वापस एक कर्सर बनाया। कर्सर EMP इज सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, सैलरी जो भी चाहिए था, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 4,000 एंड जॉब नॉट इक्वल्स टू क्लर्क। ठीक है, वेयर की स्टेटमेंट के अंदर हमने अपनी कंडीशन, वेयर के क्लॉज में हमने कंडीशन डाल दी, और फिर हमने वही रो टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कराया ए नाम से, और फिर बिगिन किया और वापस ओपन किया एम्प्लॉय को, यानी कि अपने कर्सर को ओपन किया। आप यहाँ पर कोई भी नाम रख सकते हैं, कर्सर का C1 C2 C3 C4, जरूरी नहीं है आपने EMP नाम रखना, आप कोई भी नाम अपनी मर्जी से रख सकते थे। ठीक है, उसके बाद हमने लूप के थ्रू फेच करवाया ए के अंदर और एग्जिट कर दिया जब EMP नॉट फाउंड हो। सही, अब क्या हो रहा है, आपने वापस प्रिंटिंग कराई जो जो चीजें आपके पास थी, और एंड लूप क्लोज EMP एंड। तो आपके पास इसका क्या आउटपुट आ गया, किंग 5,000 प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी कि 4,000 से ऊपर सिर्फ एक ही सैलरी थी जिसका नाम था किंग, और उसकी जॉब क्या थी, प्रेसिडेंट, और उसकी जॉब जो है वो क्लर्क नहीं थी। एम्प्लॉय का नेम था किंग, सैलरी थी 5,000, जॉब थी प्रेसिडेंट। ठीक है, ये है हमारा सेकंड टास्क। अब टास्क नंबर 3 की तरफ चलते हैं। टास्क नंबर 3 हमें क्या कह रहा है, राइट अ PL/SQL प्रोग्राम यूजिंग कर्सर विच डिस्प्लेज ऑल एम्प्लॉयज नेम, देयर डिपार्टमेंट्स नेम and their managers name who don't report to Jules. Cursor must use percentage found attribute to check the cursor। ठीक है, अब हमने, अब तक तो हम परसेंटेज नॉट फाउंड का एट्रीब्यूट यूज करे थे, लेकिन अभी हमारी क्यूरी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या आ गया है, परसेंटेज फाउंड का जो हमें यूज करना है एट्रीब्यूट वो। तो अब हम देखते हैं, हमने परसेंटेज फाउंड का एट्रीब्यूट डिक्लेयर करवाया, सॉरी क्लास, डिक्लेयर करवाने के बाद हमने वापस वही कर्सर EMP क्रिएट कराया, जो डिक्लेयर कराया, उसके बाद हमने सेलेक्ट करवा दिया अपने क्यूरी के अकॉर्डिंगली, हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट लगाई, वेयर की कंडीशन दी, और फिर हमने एक रो टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया, और फिर वापस वही बिगिन के बाद हमने ओपन किया अपने कर्सर को, और फिर फेच किया
अब हमने लूप लगाया, ठीक है, व्हाइल एम्प्लॉय परसेंटेज फाउंड कंडीशन लगानी थी हमें। तो हमने लूप के लिए हमने ये व्हाइल के लूप के थ्रू हमने कंडीशन लगाई और हमने फेच करवाया दोबारा इनटू ए। सही है, लूप के अंदर फेच करवाया। अब टीपीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट वही हमने वापस वही काम किया। तो हमने व्हाइल के लूप के थ्रू जो है, आपको मैंने यही दिखाना था सिर्फ कि व्हाइल के लूप के थ्रू हमने परसेंटेज फाउंड का एट्रीब्यूट यूज़ किया है और इसका जो वो आई है, रिजल्ट आया है इस क्यूरी का, वो कुछ ऐसे आया है हमारे पास ये। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप चाहें तो आप अपने पास भी करके देख सकते हैं, बल्कि ये सब कुछ आपको अपने पास करना है, ऑब्वियसली आपके टास्क है। ये मैं आपको समझा रही हूँ रो बाय रो, लेकिन आपको अपने पास करना है। टास्क 4 का सॉल्यूशन मैं आपको नहीं दिखा रही, क्यों? क्योंकि आपने खुद भी तो करना है ना, तो इसलिए मैं आपको टास्क 4 का सॉल्यूशन नहीं दिखाऊंगी। टास्क 4 में मैं आपको पहले लास्ट टाइम टास्क 4 से आपको मैं करके दिखा चुकी हूँ। टास्क फोर्स वैसा ही है बिल्कुल, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको कर्सर्स के अंदर ये काम करना है। आपने लास्ट लैब के अंदर आप जाके देखिएगा, लास्ट लैब के अंदर आपने इसकी सबकी, मैंने जिस तरह से आपको कंडीशंस लगा के और आउटपुट की जो भी सारी वो थी डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट लाइन की जो स्टेटमेंट थी, वो सब मैंने आपको दिखाई हुई है इसके अंदर। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ये काम किसके अंदर करना है, कर्सर के अंदर। आपने लास्ट टाइम फॉर लूप के थ्रू किया था और अभी आपको फॉर लूप तो यूज़ करना ही करना है, लेकिन ये काम आपको करना है कर्सर के अंदर। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कर्सर डिक्लेयर कराएँगे आप उसके लिए। तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा, तो आप जाके अपनी प्रीवियस वीडियो देखिए और उसमें जाके देखिए कि क्या होगा। इसमें बेसिकली आपको करना क्या है, जिसकी जॉब क्लियर को उसको इंक्रीमेंट देना है 5%। और लास्ट लैब में मैंने आपको ये कहा था कि कमीशन में हमारे पास चेंज नहीं आया, तो हमारे पास कमीशन में चेंज आना भी नहीं था, हमारे पास चेंज सैलरी में आना था, जो हमारे पास इंक्रीमेंट लगा हुआ आ रहा था। लास्ट लैब का आप ये लेक्चर टास्क वापस देखिएगा और उसमें देखिएगा सैलरी के अंदर आपके पास चेंज आ रहा था, जहाँ पे हमने सैलरी में चेंज करवाया था, ठीक है? तो कमीशन में चेंज करवाया भी नहीं था, तो मैं थोड़ा-सा वो भूल गई थी और मैं कमीशन में चेंज दिख गई थी और मैंने आपसे कहा था कि पता नहीं ये कमीशन में चेंज क्यों नहीं आया? लेकिन वो करेक्शन लास्ट लैब की मैं आपको अभी करके बता रही हूँ कि वो कमीशन में चेंज नहीं था। बेसिकली वो चेंज हमारे पास सैलरी में ही आना था। ठीक है? ओके क्लास, थैंक यू। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।